Welcome all. In this video, we will talk about Humayun. Humayun was the eldest son of Babur, and after the death of Babur, Humayun came to throne on 30th December 1530. Now, first of all, we will discuss about his early life. Humayun was born at Kabul on 6th March 1508 AD. He was the eldest son of Babur. His mother's name was Mohim Begum. Kamran, Askari and Hindal were his real brothers. बच्चों, आज हम हुमायूं के बारे में बात कर रहे हैं। हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली। पर हम देखेंगे कि हुमायूं का जो नाम था यानी भाग्यशाली, उसका भाग्य उसके नाम के कितना विपरीत था। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था और बाबर के 4 पुत्रों में से ये सबसे बड़ा था। इसकी माता का नाम माहिम बेगम था। हुमायूं की शिक्षा का प्रबंध बाबर ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। हुमायूं तुर्की, अरबी, फ़ारसी और हिंदी भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्र और गणित का भी उससे बहुत अच्छा ज्ञान था। बाबर ने उसकी युद्ध शिक्षा का भी प्रबंध किया था और लगभग 18 वर्ष की आयु से ही उसने युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया था। पानीपत के युद्ध में उसने बाबर की सेना की एक टुकड़ी का संचालन किया था। वहीं जब खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा के साथ, तो महाराणा सांगा के विरुद्ध भी उसने इस युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार शासक बनने से पूर्व हुमायूं को युद्धों का बहुत ही अच्छा अनुभव हो चुका था। बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हुमायूं 30 दिसंबर 1526 को राज सिंहासन पर आसीन हुआ, जो वास्तव में उसके लिए कांटों भरा ताज साबित हुआ है। अब हम बात करते हैं हुमायूं की प्रारंभिक समस्याएं। उसकी प्रारंभिक समस्याएं क्या थीं? तो उसकी जो प्रारंभिक समस्याएं थी, उनमें सबसे बड़ी समस्या थी विशाल साम्राज्य। बाबर जो था वो मृत्यु के बाद उसके लिए एक बहुत ही विशाल साम्राज्य छोड़ के गया था, जिसमें भारतीय भूभाग के अतिरिक्त मध्य एशिया के भी बल्ख, बदख्शा और कुंदुज के प्रांत सम्मिलित थे। अब इतने बड़े जो साम्राज्य था उसको संचालित करने के लिए युद्धों के द्वारा ही उसे संचालित किया जा सकता था। अतः ये जो इतना विशाल साम्राज्य था, इसको संगठित और अक्षुण्ण बनाए रखना एक बहुत ही अत्यंत ही कठिन कार्य था। इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी जो राजकोष उसे मिला था हुमायूं को, वो भी रिक्त अवस्था में मिला था, क्योंकि जो बाबर ने जब दिल्ली पर अधिकार किया उसके पश्चात वहाँ का जो राजकोष था उसने खुले हाथों से अपने सैनिकों में वितरित कर दिया। इसके अलावा काबुल की जो जनता थी उसमें भी उसने उसे बहुत ही खुले ढंग से बंटवा दिया। हुमायूं जब शासक बना तो उसके पश्चात उसने भी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया और उसने भी बाबर की तरह ही धन की अपव्ययता की। फिर इसके बाद हम देखते हैं उसके अपने भाई, हिज ब्रदर्स। उसके जो भाई थे वो भी उसके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी यानी बहुत बड़ी समस्या बन गए आगे जाके। वास्तव में बाबर जो था वो अपने जीवन काल में ही हुमायूं से कह के गया था कि अपने भाइयों को तुम माफ़ करना, चाहे वो कितनी ही गलतियां करते रहें। और उसकी इच्छा थी कि हुमायूं अपना राज्य जो है वो अपने भाइयों में भी बांट दे। हुमायूं ने उसकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए अपना राज्य अपने बाकी तीनों भाइयों में भी बांट दिया। इसके बाद आता है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था, कि अब ये जो इतना विशाल साम्राज्य हुमायूं को मिला था, इसके प्रशासन को संभालना एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी हुमायूं के लिए, क्योंकि बाबर को अपने जीवन काल में 4 वर्ष ही उसका भारत में जीवन काल रहा और ये 4 वर्ष उसके लगातार युद्धों में ही बीते।
उसे कभी भी एक सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो बाबर जो हुमायूं के लिए राज्य छोड़ के गया था विरासत में, वो एक बहुत ही असंगठित राज्य था और इतने विशाल साम्राज्य को संगठित करना, एक बहुत ही कार्यकुशल प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ स्थापित करना एक बहुत ही आवश्यक कार्य था, जो कि इतना आसान नहीं था। और हुमायूं की अपनी कुछ दुर्बलताएं थी जिनकी वजह से ये कार्य और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसके अलावा बाबर ने जागीरदारी प्रथा को अपना लिया था, जिसकी वजह से उसने साम्राज्य को अमीरों और जागीरदारों में विभक्त कर दिया था। ये इस तरीके का जो विभक्तिकरण था, ये भी भविष्य में जाके हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द का कारण बना। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो हुमायूं को सैन्य संगठन मिला वो भी बहुत दोषपूर्ण था, क्योंकि जो मुग़ल सेना थी, बाबर ने जिस मुग़ल सेना का संगठन किया था उसमें बाबर ने प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मिलित कर लिया था। बाबर एक बहुत ही कुशल सेना नायक था। उसने अपनी कुशलता और अपनी नीतियों के द्वारा मुग़ल सेना को संगठित करके रखा। उसकी सेना में हम देखते हैं मुग़ल, तुर्क, पारसी, उज़्बेक, अफ़गान और भारतीय भी सम्मिलित थे। अब इतनी बड़ी सेना को बाबर अपनी योग्यता के द्वारा ही अनुशासित और संगठित रख सका, परंतु हुमायूं जो था, जब वो शासक बना है तो उसके लिए सेना को संगठित रख पाना एक बहुत ही दुष्कर कार्य हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्पिरेसीज ऑफ बाबर्स रिलेटिव्स। बाबर के जो संबंधी थे वो भी लगातार षड्यंत्र करते जा रहे थे। हुमायूं के जो ये अपने संबंधी थे, इनके कारण भी उसे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें अनेक मिर्ज़ा लोग थे और वो अपने आप को बाबर का संबंधी होने के नाते सिंहासन का दावेदार मानते थे, जिनमें प्रमुख नाम हम कह सकते हैं मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, जो कि हिरात के सुल्तान का पुत्र था, और बाबर की जो पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी मासूमा बेगम, इसके साथ उसका विवाह हुआ था। उसे पहले बिहार और बाद में जौनपुर का शासक बनाया गया था, किंतु वह इतने से संतुष्ट नहीं था और अब उसकी नज़रें जो थी वो दिल्ली के सिंहासन पर थी। दूसरा नाम हम कह सकते हैं मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, जो कि तैमूर का वंशज था। इसके पास वास्तव में कोई पैतृक राज्य नहीं था और इसलिए अब ये भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता था और ये भी दिल्ली के सिंहासन का बहुत ही प्रबल दावेदार था। एक अन्य मिर्ज़ा था जो कि मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा था। ये भी बाबर का संबंधी था, यानी बाबर का बहनोई था, और इसके बारे में यह है कि इसने बाबर की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, प्रधानमंत्री की सहायता से स्वयं शासक बनने का षड्यंत्र किया था, जिसमें हालांकि ये सफल नहीं हुआ और हुमायूं जो था संभल से लौटकर राज सिंहासन पर आसीन हो गया था। इसके अलावा जो अन्य प्रॉब्लम्स थी उसमें थी राजपूत प्रॉब्लम, यानी राजपूत समस्या। वैसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त करके राजपूत शक्ति को काफ़ी कुछ हद तक बाबर ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब पुनः राजपूत अपने आप को दोबारा से संगठित कर रहे थे और इस बार राजपूतों का नेता जो था वो राणा सांगा का पुत्र रतन सिंह था, जो कि मुग़लों को भारत से निष्कासित करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध था। फिर इसके बाद हम देखते हैं अफ़गान समस्या। जो अफ़गान सरदार थे वो भी पुनः शक्तिशाली होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पानीपत के युद्ध में हालांकि इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और वह मारा भी गया था, किंतु उसका भाई और अन्य जो अफ़गान सरदार थे वो दोबारा से शक्ति को संचित करके दिल्ली के सिंहासन पे दावेदारी करना चाहते थे। यहाँ इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, जो कि बंगाल के शासक नसरत खां की सहायता से अपना जो पैतृक राज्य था उसे पुनः प्राप्त करना चाहता था। वहीं बिहार में शेर खान था, जो कि स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था और वो भी मुग़लों को भारत से निकालना चाहता था। इधर इब्राहिम लोदी का चाचा यानी कि आलम खान भी गुजरात के शासक यहाँ शरण लिए हुए था और उसकी सहायता से
दिल्ली के सिंहासन पे यह भी अधिकार करना चाहता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो परिस्थितियां इतनी विकट थी कि उन्हें संभाल पाना एक बहुत ही योग्य और कुशल सेनानायक और व्यक्तित्व वाले आदमी के बस का था, जो कि बाबर था। हुमायूं बाबर के बराबर योग्य नहीं था और जो हुमायूं को इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब हम देखते हैं हुमायूं मेन विक्ट्रीज एंड स्ट्रगल ऑफ हुमायूं, यानी हुमायूं को जो संघर्ष करने पड़े हैं उनको देखते हैं, जिसमें से पहला है एक्सपीडिशन ऑफ कालिंजर, जो कि 1531 में हुआ है। हुमायूं ने राजगद्दी पर आसीन होते ही सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किया है। कालिंजर का जो किला था वो अत्यंत सुरक्षित माना जाता था। इससे पूर्व बाबर ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था, पर उसे भी समझौता करना पड़ा था। अब हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया क्योंकि कालिंजर का जो राजा था रुद्र प्रताप, वो कालपी पर अधिकार करने का प्रयत्न कर रहा था। कालपी का किला जो था वो अत्यंत सामरिक महत्व का था, अतः हुमायूं ने कालिंजर के किले को घेर लिया। यह घेरा लगभग 1 माह तक रहा। अंततः उसे कालिंजर के शासक से समझौता करना पड़ा। इस प्रकार जो कालिंजर अभियान था वो उसका फलदायक नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं बैटल ऑफ दोहरिया, यानी जो दोहरिया में इसने युद्ध किया, ये है 1532 ईस्वी में। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, ये युद्ध इससे हुआ है। उसने बिहार पर अधिकार करके एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली थी और दोबारा से दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। उसने जौनपुर पर आक्रमण किया और वहाँ का जो मुग़ल सूबेदार था जुनैद, उसको पराजित कर दिया। उसने जब इस बात की सूचना हुमायूं को मिली तो हुमायूं उस समय कालिंजर का घेरा डाले हुए था और उसने तुरंत कालिंजर का घेरा उठाया और बिहार की ओर अग्रसर हो गया। और अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है, जिसमें हुमायूं की विजय हुई है और जो महमूद लोदी की सेना थी वो बिहार भाग गई वापस। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे दूसरा जो सामना करना पड़ा है वो अपने भाई के विद्रोह का, यानी कामरान। हुमायूं का जो भाई कामरान था वो उसने देखा कि हुमायूं युद्धों में व्यस्त है, तो उसने इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वास्तव में ये जो वजह बनी है इसकी वजह बाबर खुद था, क्योंकि बाबर ही हुमायूं से कह के गया था कि अपने राज्य को अपने भाइयों में विभक्त कर देना। हुमायूं ने उसकी इच्छा का पालन करते हुए ऐसा ही किया था। लेकिन इससे हुआ क्या कि इसके जो तीनों भाई थे वो अब अपने जो उन्हें क्षेत्र दिए गए थे उनसे संतुष्ट नहीं थे और अब उनकी दृष्टि जो थी वो दिल्ली के सिंहासन पर थी। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि उसका भाई जो कामरान था उसने इस परिस्थिति का लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया है और मुल्तान और लाहौर पर उसने अधिकार कर लिया। अब अधिकार करने के बाद उसने हुमायूं से निवेदन किया कि वो पंजाब और मुल्तान के प्रदेश उसे दे दे। हुमायूं इस समय इतना अधिक समस्याओं से घिरा हुआ था कि उसने कामरान को अपना विरोधी बनाना उचित नहीं समझा और उसने उसकी मांग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि चुनार में उसने जो घेरा डाला है ये है 1532 की बात, 1532। अब जब उसने कामरान की समस्या को सुलझा लिया तो इसके पश्चात हुमायूं ने पुनः अफगान समस्या की ओर ध्यान दिया, उसको सुलझाने की कोशिश की। इसके लिए उसने क्या किया, चुनार का घेरा डाला है। ये घेरा लगभग 4 माह तक चला है, सितंबर से दिसंबर 1532 तक। चुनार का जो किला था इस समय शेर खां के अधीन था। अब ये जो शेर खां है ये अफगान सरदार था और बाबर के अधीन मुग़ल सेना में था ये। फिर उसके बाद ये वापस बिहार भाग गया था और ये जो शेर खान है ये बाद में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ है, जिसकी वजह से बाबर को अपना साम्राज्य छोड़ के भारत से बाहर भागना पड़ा है। अब ये जब यहाँ पे इसने ये घेरा डाल दिया और 4 माह के घेरे के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो शेर खान ने इस समय क्या किया, डिप्लोमेसी खेली, क्योंकि उसकी अभी पूरी तरह तैयारी नहीं थी।
इधर हुमायूं भी उससे संधि करने के लिए तैयार हो गया, तो उसने तुरंत हुमायूं से संधि कर ली है यहाँ पे। और इस तरीके से उसने थोड़ा सा समय ले लिया है जिस तरीके से वो सैनिक तैयारियाँ पूरी कर सके। हुमायूं ने यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही अच्छी जो उसके स्थिति बन सकती थी उसको उसने छोड़ दिया और यहाँ पे उसने उससे संधि कर ली, क्योंकि उसे उस समय गुजरात पे अपना ध्यान केंद्रित करना था। और इससे पहले अब क्या हुआ कि उसे लगा कि अफगान समस्या ख़त्म हो गई है और वो कुछ समय के लिए फिर से भोग विलास में डूब गया। और इधर शेर खां जो था उसे तैयारी का टाइम मिल गया और उसने पूरी सैनिक तैयारी कर ली। फिर एक विद्रोह यहाँ पे मिर्ज़ाओं का हुआ है जो कि उसके अपने रिश्तेदार थे। ये हुआ है 1534 में। इसमें मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और सुल्तान मिर्ज़ा ने विद्रोह किया है। हुमायूं ने हालांकि इन दोनों को परास्त करके बंदी बना लिया, पर इनमें से जो मोहम्मद जमान मिर्ज़ा था वो किसी तरह से भाग निकला और गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह उसने उसकी यहाँ शरण ले ली। अब इस वजह से क्या हुआ, हुमायूं को गुजरात के शासक से संघर्ष करना पड़ा। गुजरात और मालवा का जो इस समय शासक था वो बहादुर शाह था, जो कि अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने दरबार में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को शरण दे रखी थी और अब जो था मोहम्मद जमान मिर्ज़ा जब भाग के पहुंचा तो उसने उसको भी अपने दरबार में शरण दे दी। हुमायूं इस बात से बहुत नाराज़ हुआ और उसने बहादुर शाह से उसे मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह उसने उसके इस बात को ठुकरा दिया। और इससे नाराज़ होकर क्या हुआ, हुमायूं ने उसके राज्य की तरफ प्रस्थान किया और हुमायूं उज्जैन तक पहुंच गया। जब वो उज्जैन पहुंचा तो उसे पता लगा कि बहादुर शाह जो है इस समय चित्तौड़ का घेरा डाले हुए है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसका हो चुका था। तो हुमायूं को इस समय अगर देखा जाए, अगर उसमें जरा भी दूरदर्शिता होती तो वो इस अवसर का बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठा सकता था कि यहाँ पे उसे बहादुर शाह को हराना कोई मुश्किल बात नहीं होती और उसका पूरी तरीके से पतन हो सकता था और दूसरी तरफ उसे राजपूतों का भी समर्थन प्राप्त हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, बहादुर शाह ने एक तरीके से डिप्लोमेसी खेली। उसने हुमायूं के पास संदेश भेजा कि वो काफिरों की मदद ना करे और हुमायूं ने उसकी बात मान ली और वो वहीं पे रुका रहा। जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर उसने अधिकार कर लिया, चित्तौड़ को जीत लिया, तब हुमायूं ने आगे बढ़कर उस पर आक्रमण किया और इस टाइम पे बहादुर शाह को भागने का अवसर मिल गया। तो ये यहाँ पे हम कहेंगे कि एक तरीके से हुमायूं की कूटनीतिक हार थी जो हुमायूं समझ नहीं पाया और इस तरीके की गलतियाँ हुमायूं बार बार करता रहा। इसके बाद हम शेर खां और जो गुजरात के शासक से संघर्ष हुआ है, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि शेर खां की जो डिप्लोमेसी थी उसने गुजरात के शासक को अपनी तरफ मिला लिया और हुमायूं को फिर से जो अदूरदर्शिता थी उसकी वजह से उसे इस कॉन्स्पिरेसी का पता भी नहीं लग पाया। लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।